नमस्कार प्रिय छात्रों, आरके क्लासेस खरगुपुर के इस शानदार जानदार बेहतरीन शिक्षण प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हैं हम एक नए धमाकेदार वायरल प्रश्न पत्र के साथ। तो आप लोग फटाफट वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अब हम बिना समय गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान विषय के वायरल प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार बोर्ड में इसी से 100% प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोग धैर्य बनाकर रखिए, सबको मिलेगा, बराबर मिलेगा। बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप जानकारी से वंचित रह जाएंगे। तो अब हम अपने वायरल प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं। वायरल प्रश्न पत्र जो हमारा है 2024 के लिए है, विषय आपका विज्ञान है, कक्षा 10 है। इसमें कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिनको हम पढ़ेंगे। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। 3 घंटे आपको प्रश्न हल करने के लिए और 15 मिनट प्रश्न पढ़ने के लिए। पूर्णांक 70 रहने वाला है। सबसे पहले नंबर पर जो निर्देश दिया गया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, जो हमने आपको ऊपर बता दिया है। उसके बाद दूसरा निर्देश है, प्रश्न पत्र 2 खंड आ और खंड बा में विभाजित है। और तीसरा निर्देश हमें दिया गया है, खंड आ तथा बा 3 उपखंडों उपखंड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में विभाजित है। और चौथा निर्देश है, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव करके आपको OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरना है। यानी वर्ष 2024 की परीक्षा में आपको जो बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने रहेंगे वो आपको OMR शीट पर हल करने रहेंगे। उसके बाद में पांचवा जो निर्देश दिया गया है, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी आपको 20 प्रश्न हल करने के लिए दिए जाएंगे और सबके लिए 1-1 अंक निर्धारित है। जब 1-1 अंक निर्धारित है, 20 प्रश्न रहेंगे तो आपको कुल मिला के 20 अंक मिलेंगे। उसके बाद छठवां निर्देश दिया गया है, खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है। और 7वां निर्देश दिया गया है 7 नंबर पर, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित किए गए हैं। और 8वें नंबर पर निर्देश दिया गया है, खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। यानी खंड बा के जो प्रश्न दिए गए हैं सबको एक साथ करना आवश्यक है। और फिर आगे लिखा गया है, प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किए जाएं। यानी प्रत्येक उपखंड जो आपको करना है वो नए पृष्ठ के साथ में प्रारंभ करना है। और 9वां निर्देश दिया गया है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यानी बोर्ड परीक्षा में आपको जितने प्रश्न दिए जाएंगे सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है। सबसे पहले हम लोग खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न की शुरुआत करते हैं, जो कि उपखंड फर्स्ट में दिया गया है, पहले उपखंड में दिया गया है। और इसका पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है कहलाता है। मतलब 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ गोलीय या दोनों पृष्ठ गोलीय है, वो क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है, या त्रिज्या कहलाता है, या गोलीय लेंस कहलाता है, या समतल दर्पण कहलाता है। तो हमें इसमें बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें इसका सी विकल्प सही है। 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, वो गोलीय लेंस कहलाता है। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न हमसे पूछ रहा है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो हमें बताना है कि अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, कि समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, या फिर उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, या सभी। इनमें से केवल एक विकल्प सही है। तो इसमें से विकल्प नंबर पहला सही है, ये वाला, ये नंबर विकल्प सही है। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगर आप इस प्रकार के प्रश्नों को करेंगे, ये सभी प्रश्न 1-1 अंक के दिए गए हैं। अगर आपका प्रश्न सही रहेगा तो आपको 1 अंक प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न है। तीसरे नंबर पर दिया गया है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब यानी वस्तु रखा है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये विकल्प में है वास्तविक, उल्टा और छोटा। बी में दिया गया है वास्तविक, उल्टा और बड़ा। सी में है आभासी, उल्टा और बड़ा। और डी में दिया गया है आभासी, सीधा और बड़ा। इसमें से केवल एक विकल्प सही है, तो इसका
तीसरे वाले का ये विकल्प सही है, तीसरे वाले में ये वाला विकल्प सही है, ये वाले विकल्प में है वास्तविक, उल्टा और छोटा। इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न दिया गया है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करता है, ऐसा हो पाने का कारण है। मतलब ऐसा हो पाने का क्या कारण है? विकल्प ए में है जरा दूरदृष्टिता, बी में है समंजन, सी में है निकट दृष्टि और डी में है दीर्घ दृष्टि। तो हमें इसमें से बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें चौथे वाले में बी विकल्प सही है, समंजन। तो इसका बी विकल्प सही हो जाता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवें प्रश्न में हमें दिया गया है, कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कर कॉलम बी में यसाई मात्रकों से सही विकल्प को चुनिए। तो कॉलम ए में हमें जो दिया गया है और कॉलम बी में दिया गया है, इसमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करके इसमें हमें टिक लगाना है। तो इसका हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो ये वाले में दिया गया है एक नंबर में विभवांतर, विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ हमें बताना है कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का मात्रक यहाँ पे वोल्ट हो जाएगा। और विद्युत धारा दिया गया है दूसरे नंबर पर, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत धारा एम्पियर में मापी जाती है, तो इसका मात्रक एम्पियर हो जाएगा। और उसके बाद विद्युत शक्ति दिया गया है 3 नंबर पर, तो विद्युत शक्ति का मात्रक हमारा हो जाएगा वाट हो जाएगा, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। और चौथे नंबर पर प्रतिरोध दिया गया है, तो प्रतिरोध का मात्रक यहाँ पे तीसरा हो जाएगा ओम। तो इस तरह से कुल मिला के इसमें ये बी सी डी 4 विकल्प दिए गए हैं। तो चारों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें पांचवें वाले में डी विकल्प सही है। पांचवें वाले का डी विकल्प सही है, क्योंकि इसमें चारों का डी मेल कर रहा है। पहले वाले का चौथा, इसमें पहले वाले का चौथा हो रहा है, यानी विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, तो ये पहले का चौथा हो जाएगा। उसके बाद दूसरे के पहले पर आते हैं, तो दूसरे का पहला विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो ये एम्पियर वाला हो जाएगा। उसके बाद तीसरे का दूसरा, तो तीसरे में दिया गया है विद्युत शक्ति, और विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट, तो ये तीसरे का दूसरा हो जाएगा। उसके बाद प्रतिरोध दिया गया है चौथे नंबर पर, तो चौथे का तीसरा हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इस प्रकार से हमारा पांचवा प्रश्न सॉल्व होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं छठवें नंबर के प्रश्न पर। छठवें नंबर में हमें दिया गया है, 2 चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है, विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम मतलब हो गया समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो विकल्प ए में दिया गया है 1:2, बी में दिया गया है 2:1, सी में दिया गया है 1:4 और डी में दिया गया है 4:1। तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, इसमें 1:4 हो जाएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 7 आ जाता है। प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसमें विकल्प नंबर ए में दिया गया है 0 होता है, बी में दिया गया है इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, और सी में दिया गया है इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, और डी में दिया गया है सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न संख्या 7 का डी विकल्प सही है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र समान रहता है, यानी सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। इसके बाद हमारा आ जाता है उपखंड नंबर 2। उपखंड नंबर 2 में है 8वां प्रश्न है। ये हमारा यहाँ से केमिस्ट्री शुरू हो जाता है। तो इसमें दिया गया है बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र होता है, मतलब क्या होता है? तो ये बी सी डी 4 विकल्प हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी में 6 कार्बन है और हाइड्रोजन कई हैं, तो ये हमारा विकल्प गलत हो जाता है। इसी प्रकार से डी नंबर विकल्प भी हमारा गलत हो जाता है। तो विकल्प नंबर 1 में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, और विकल्प नंबर सी में भी 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है। तो बेंजीन में जो हमारा संरचना बनता है
उसमें 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं और इसका जो बंध होता है एकांतर क्रम में होता है। तो इस प्रकार से हमारा सी विकल्प सही है। तो इसमें हम सी विकल्प पर टिक करेंगे। यहाँ हमें ये बी सी डी दिया गया है, ये बी सी डी, तो इसमें सी विकल्प हमारा सही है। तो हम सी पर टिक कर देंगे। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 9 आ जाता है। प्रश्न संख्या 9 में दिया गया है निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी है। तो पहले नंबर पर दिया गया है CH4 तथा C2H6 और दूसरे नंबर पर दिया गया है CH3OH तथा CH3COOH और तीसरे में दिया गया है C2H6 तथा CH3OH और चौथे नंबर पर दिया गया है CH3OH तथा C2H5OH। उक्त के संदर्भ में सही विकल्प है। तो ये वाले में दिया गया है पहला और दूसरा, बी वाले में है पहला और चौथा, सी वाले में है दूसरा और चौथा और डी वाले में है दूसरा और तीसरा। तो हमें इसमें बताना है कि प्रश्न संख्या 9 में कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न संख्या 9 में बी विकल्प सही है। बी में क्या है कि पहला यानी पहले नंबर पर CH4 तथा C2H6 ये सजातीय श्रेणी के हैं और उसके बाद चौथे नंबर पर जो दिया गया है C2H6 तथा CH3OH ये सजातीय श्रेणी के हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में हमसे पूछा गया है पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को कहते हैं। ये में है अयस्क, बी में गैंग, सी में खनिज और डी में धातु। तो हमें बताना है कि प्रश्न संख्या 10 में कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न संख्या 10 में विकल्प नंबर सी सही है। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 11 आ जाता है। 11 में हमसे पूछ रहा है दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है, यानी दांतों का खराब होना कब प्रारंभ हो जाता है। विकल्प नंबर ये में है मुंह का pH 5.5 से अधिक होने पर, बी में है मुंह का pH 5.5 से कम होने पर और सी में है मुंह का pH 7 होने पर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 11 में हमें बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें बी वाला विकल्प सही है। मुंह का pH 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद हमारा आ जाता है प्रश्न संख्या 12। हम लोग अब प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 में हमें अभिकथन दिया गया है। प्रश्न संख्या 12 यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इसमें अभिकथन पहला दिया गया है जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। और इसमें तर्क दिया गया है दूसरे नंबर पर। तर्क कह रहा है कि जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो ये में है दोनों अभिकथन यानी पहला तथा तर्क दूसरा सही है तथा तर्क दूसरा अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। और बी में दिया गया है अभिकथन पहला तथा तर्क दूसरा दोनों सही हैं परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। और सी में दिया गया है अभिकथन पहला सही है परंतु तर्क दूसरा गलत है। और डी में दिया गया है अभिकथन पहला तथा तर्क दूसरा दोनों गलत है। तो हमें इसमें बताना है कि प्रश्न संख्या 12 में कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न संख्या 12 में विकल्प नंबर दूसरा सही है। अभिकथन पहला तथा तर्क दूसरा दोनों सही है परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 12 सॉल्व होता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 में दिया गया है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। यानी इसमें कह रहा है कि NaOH किसके साथ अभिक्रिया करके CH3COO प्लस जल बनाता है। तो विकल्प नंबर ए में है CH3OH से अभिक्रिया करता है, बी में है CH3COOH से अभिक्रिया करता है और सी में दिया गया है C2H5OH से अभिक्रिया करता है और डी में दिया गया है CH3CH2COOH से अभिक्रिया करता है। तो हमें बताना है कि प्रश्न संख्या 13 में कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न संख्या 13 में विकल्प नंबर बी सही है। बी में क्या है CH3COOH यानी एसिटिक है। तो इससे अभिक्रिया करके यानी ये OH CH3COOH से अभिक्रिया करके
CH3COONA प्लस जल बनाता है। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 13 सॉल्व होता है। अब हम आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो अब हम आ जाते हैं उपखंड नंबर 3 पर। हम देखेंगे उपखंड नंबर 3 में क्या दिया गया है। तो उपखंड नंबर 3 में प्रश्न संख्या 14 है, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। तो हमें बताना इसमें कौन सा सही मार्ग है। तो ये में है नासा द्वार, उसके बाद कंठ, फिर ग्रसनी, फिर श्वास नली, उसके बाद फेफड़े। इसके बाद बी में है नासा मार्ग, उसके बाद नासा द्वार, फिर श्वास नली, उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद है कंठ कूपिकाएं। उसके बाद हमारा सी विकल्प हो जाता है कंठ, नासा द्वार, ग्रसनी, फेफड़े। और डी विकल्प हमारा हो जाता है नासा द्वार, नासा द्वार के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद कंठ, कंठ के बाद श्वास नली और उसके बाद कूपिकाएं। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न संख्या 14 में विकल्प नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 14 में विकल्प नंबर डी सही है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से हो जाएगा कि वायु नासा द्वार में प्रवेश करती है। वायु सबसे पहले नासा द्वार में प्रवेश करती है और ग्रसनी से होकर गुजरती है। ग्रसनी से बाद में फिर कंठ के माध्यम से होती हुई ग्रास नली में जाती है। कंठ से होती हुई ग्रास नली में जाती है। उसके बाद श्वास नली से ग्रास नली के माध्यम से कूपिकाओं में पहुंचती है। तो सबसे लास्ट में हमारा क्या रहेगा, कूपिकाएं। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 15 आ जाता है। प्रश्न संख्या 15 में दिया गया है, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इसमें कथन जो दिया गया है, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। और कारण दिया गया है इसमें, मानव पुरुष में एक यक्ष और एक वाई गुणसूत्र होता है। अब इसका हम कथन पढ़ेंगे। कथन और कारण दोनों सत्य है। इसमें कह रहा है कि कथन और कारण दोनों सत्य है विकल्प, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी में है कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। विकल्प सी में दिया गया है, कथन सत्य है पर कारण असत्य है। और डी में दिया गया है, कथन असत्य है पर कारण सत्य है। तो हमें बताना है प्रश्न संख्या 15 में कौन सा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 15 में विकल्प ए सही है। विकल्प ए में है कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 15 सॉल्व होता है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 16 की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है, विद्युत आवेग के प्रवाह की दिशा कौन सी है। तो हमें बताना है कि विद्युत आवेग के प्रवाह की दिशा कौन सी है। ये में इस तरह से पहले में दिया गया है, दूसरे में इस तरह से दिया गया है, तीसरे में यानी सी में इस तरह से है और डी में इस तरह से है। तो विद्युत आवेग की दिशा हमारी इस तरह से होती है, यानी विकल्प नंबर इसमें बी सही है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 17 आ जाता है। प्रश्न संख्या 17 में हमसे पूछ रहा है, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये में है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है। बी में है, यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं के उपचायक का नियमन करता है। सी में है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। और डी में है, थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। तो इसमें विकल्प नंबर बी, सी, डी तीनों सही है और इसमें विकल्प नंबर ए सही नहीं है। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प यानी कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारा विकल्प कथन नंबर ए नहीं सही है, तो हम ए वाले पर टिक कर देंगे। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 18 आ जाता है। 18 में दिया गया है, निम्नलिखित चित्र में भाग ए, बी तथा सी किस क्रम में होते हैं। तो यहाँ में एक बीज का चित्र दिया गया है और हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि ये किस क्रम में होते हैं। तो हम इसका क्रम बताएंगे। विकल्प ए में है बीजपत्र, प्रांकुर और मूलांकुर। उसके बाद दूसरा क्रम में बी में दिया गया है प्रांकुर, मूलांकुर और बीजपत्र। और सी में है प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर। और डी में दिया गया है
मूलांकुर, बीजपत्र और प्रांकुर। तो हमें बताना है कि प्रश्न संख्या 18 में कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न संख्या 18 में विकल्प नंबर सी सही है। इसमें विकल्प नंबर सी सही है। तो इस प्रकार से सबसे ऊपर क्या होगा, प्रांकुर, यानी यहाँ ए नंबर पर हो जाएगा प्रांकुर, और बी नंबर पर हो जाएगा बीजपत्र, और सी नंबर पर हो जाएगा मूलांकुर। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 18 सॉल्व होता है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 19 आ जाता है। 19 में दिया गया है, जनन की आलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि, मतलब इसका हमें कारण बताना है। तो पहला विकल्प दिया गया है, आलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है, और दूसरा विकल्प हमारा दिया गया है, आलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते, और तीसरा विकल्प हमारा दिया गया है, आलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, और चौथा विकल्प हमारा दिया गया है, आलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। तो इसमें हमें जो उत्तर देने हैं, ये में दिया गया है पहला और दूसरा विकल्प सही है, बी में दिया गया है पहला और तीसरा विकल्प सही है, सी में दिया गया है दूसरा और चौथा विकल्प सही है, और डी में दिया गया है तीसरा और चौथा विकल्प सही है। तो प्रश्न संख्या 19 में पहला विकल्प सही है। तो प्रश्न संख्या 19 में विकल्प नंबर ए सही है। ए में क्या है, ए में पहला वाला सही है, और बी में क्या दिया है, दूसरा, यानी ये दोनों सही है। आलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है। क्यों होती है, क्योंकि आलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है, और दूसरा क्या है, आलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते, यानी ये दोनों पहला और दूसरा विकल्प सही है। तो उसी को मिला करके विकल्प नंबर ये हमारा सही हो जाता है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 20 आ जाता है। 20 में दिया गया है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। तो ये में है मांसाहारी प्राणी, बी में शाकाहारी प्राणी, सी में है अपघटक, और डी में है उत्पादक। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न संख्या 20 में विकल्प नंबर ए सही है, इसका हो जाएगा मांसाहारी प्राणी। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 20 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, यानी एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। तो तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा मांसाहारी प्राणी होता है। इसके बाद हमारा आ जाता है खंड बा। खंड बा का ये वर्णनात्मक प्रश्न है, और उपखंड इसका पहला है। तो इसके पहले प्रश्न के पहले में पूछा गया है, इसके प्रश्न 1 के पहले खंड में पूछा गया है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, ऐसी स्थिति जब व्यक्ति वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं, नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है, इसे दृष्टि दोष कहते हैं। और पूछ रहा है कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और तीसरा है जरा दूर दृष्टिता। इस प्रकार से हमारा इसका उत्तर हो जाता है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 1 का दूसरा पार्ट आ जाता है। इसमें हमसे पूछा गया है, आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे वर्षा के वातावरण में मौजूद वर्षा की बूंदें एक प्रिज्म के रूप में काम करती हैं और अपवर्तित होकर बिखरती हैं तथा आंतरिक रूप से सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करती हैं, जिसके बाद अंतिम अपवर्तन होता है। फैलाव और आंतरिक प्रतिबिंब का पूरा क्रम आकाश में वर्षा के बाद इंद्रधनुष के निर्माण की ओर चला जाता है, जिससे वर्षा के बाद ही इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। वर्षा के पहले कभी इंद्रधनुष नहीं दिखाई देते हैं, यानी वर्षा के बाद ही इंद्रधनुष दिखाई देते हैं, यानी जब पानी बरसता है तभी हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 के पहले में कह रहा है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो हमें इसका उत्तर देना है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लेंस अपने माध्यम से गुजरने वाले प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर देता है। तो इस प्रकार से इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 2 का दूसरा आ जाता है। इसमें हमसे पूछा गया है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए।
तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले हम अवतल दर्पण का उपयोग लिखते हैं। हम लिखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टार्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के शीशे में, उसके बाद चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, शेविंग दर्पण में यानी दाढ़ी बनाने वाले शीशे में, और दंत चिकित्सक मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। अब हम उत्तल दर्पण का प्रयोग लिखेंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग जो किया जाता है, उत्तल दर्पण का सामान्यतः उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है, यानी पीछे के शीशे वाले में उसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 3 आ जाता है। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें R दिया गया है और H दिया गया है और टाइम हमें T दिया गया है, मतलब हमें 3 चीज़ें दी गई हैं। तो इस सवाल को हल करने के लिए हमें सबसे पहले I की ज़रूरत होगी। I मतलब विद्युत धारा की। तो I हम कैसे निकालेंगे? I निकालने के लिए हम H बराबर हमारा जो फार्मूला होता है I²RT, H बराबर फार्मूला होता है I²RT वाला फार्मूला लगा देंगे तो हमें I प्राप्त हो जाएगा। जब हमें I प्राप्त हो जाएगा तो हम B बराबर IR से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमें इसका आंसर 20 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हमारा आ जाता है प्रश्न संख्या 3 का दूसरा आ जाता है। 3 के दूसरे में दिया गया है 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर धारा लेती है और 30 सेकंड में ऊष्मा परिकलित करिए, मतलब उसका 30 सेकंड में कितना ऊष्मा निकालेगी, वो कितना ऊष्मा लेगी, तो उसको हमें हल करना है। तो इसमें हमें दिया गया R, हमें R दिया गया है, R बराबर हमें दिया गया है 20, R बराबर 20 दिया गया है और धारा I बराबर दिया गया है हमें 5 एम्पीयर। धारा इसमें 5 एम्पीयर की है और टाइम इसमें दिया गया है T हमारा 30 सेकंड है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम H बराबर I²RT, हमारा जो फार्मूला होता है H बराबर I²RT पर जब हम इसको रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1500 जूल, मतलब 15 किलो जूल हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 4 आ जाता है। प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। इसका मतलब होगा कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उस बिंदु पर सुई 2 दिशाओं की ओर इंगित करेगी, अतः क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 4 का दूसरा आ जाता है। इसमें दिया गया है चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। तो हमें इसमें चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखना है। तो हम हेडिंग देंगे चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण और सबसे पहले नंबर पर लिखेंगे ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, और दूसरे नंबर पर लिखेंगे क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, और तीसरे नंबर पर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होते हैं, और चौथे नंबर पर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक शक्ति चुंबकीय रेखाओं के नज़दीक पास पास होने पर निर्भर करती हैं, और 5वें नंबर पर लिखेंगे क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद अथवा काटती नहीं है। इस प्रकार से हमारा इसका उत्तर हो जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 का तीसरा आ जाता है। प्रश्न संख्या 4 के तीसरे में दिया गया है किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आपेक्षित बल कब अधिकतम होगा, यानी बल अधिकतम कब होगा। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे, हम लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर आरोपित बल अधिकतम तब होगा जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगी। जब लंबवत होगी तभी आरोपित बल अधिकतम होता है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 4 के तीसरे का आंसर हो जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 में अथवा करके दिया है। यदि आप इन दोनों प्रश्नों को नहीं हल कर पाते हैं तो आप इन दोनों को हल कर सकते हैं।
अथवा वाले में पहला दिया गया है, फ्यूज तार विद्युत साधित्रों को किस प्रकार बचाता है। मतलब फ्यूज तार जो लगाया जाता है अपने घरों में, बोर्ड में लगाया जाता है, तो वो किस प्रकार से उसकी सुरक्षा करता है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे, फ्यूज तार विद्युत साधित्रों का बचाव किस प्रकार से करता है। इसका हम लिखेंगे, जब सप्लाई वोल्टता का मान सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाता है तो फ्यूज तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है और यह पिघल जाता है। इस कारण से परिपथ का विच्छेद हो जाता है, यानी परिपथ में धारा जाना बंद हो जाती है तथा विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच जाते हैं। इस प्रकार से हमारा इसका ये आंसर हो जाता है। और दूसरे नंबर पर दिया गया है, इसमें कह रहा है धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है। परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हम इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, हम लिखेंगे जब एक धारावाही परिनालिका का उपयोग किया जाता है तो अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों की आवश्यकता होती है। सबसे पहली कंडीशन है, परिनालिका के अंदर की छड़ को स्टील जैसे चुंबकीय पदार्थ से बनाया जाना चाहिए जो चुंबकीयकरण के बाद लंबे समय तक चुंबकीय गुणों में विद्यमान रहे। और दूसरे नंबर पर लिखेंगे, परिनालिका में प्रवाहित धारा दृष्ट धारा होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पर लिखेंगे, परिनालिका में घुमावों की संख्या अधिक और सघन रूप से सटी होनी चाहिए ताकि इसके भीतर एक प्रबल समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ तक उत्तर हो जाता है। और कह रहा है कि परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए, तो ये हमारा इसका एक फिगर हो जाता है। तो इस प्रकार से इस उत्तर की पुष्टि हो जाती है। इसके बाद हमारा आ जाता है उपखंड नंबर 2। उपखंड नंबर 2 में दिया गया है प्रश्न संख्या 5 से निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले हमें दिया गया है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसका हमें संतुलित करके समीकरण लिखना है। तो इसमें क्या दिया है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का हमें दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया कराना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दानेदार जिंक, यानी जिंक का फार्मूला यानी रासायनिक सूत्र लिखेंगे हम। इसका हो जाएगा Zn और प्लस इसको हम अभिक्रिया किससे कराएंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से, यानी H2SO4 से। हम H2SO4 से इसकी अभिक्रिया कराएंगे। जब हम इससे अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है, हम इधर लिख देते हैं, हमें प्राप्त होता है जिंक सल्फेट। हमें प्राप्त होगा ZnSO4, ZnSO4 प्राप्त होगा और इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी H2। तो इस प्रकार से हमारा ये समीकरण बैलेंस भी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर दिया गया है, यहाँ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तो हमें इसका अभिक्रिया दिखाना है। मैग्नीशियम पट्टी मतलब मैग्नीशियम की अभिक्रिया हम कराएंगे। मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Mg और प्लस अभिक्रिया किससे कराएंगे हम, HCl से। ये हो जाएगा HCl। तो हमें प्राप्त क्या होगा, हमें प्राप्त होगा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका फार्मूला होगा MgCl2, MgCl2। और इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो इसमें हम लिख देंगे H2। और इस अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए हम HCl को 2 से गुणा करा देंगे। तो ये हमारी अभिक्रिया बैलेंस हो जाती है। इसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर दिया गया है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो हमें इसको लिखना है, अभिक्रिया कराना है। तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा N2, नाइट्रोजन का हो जाएगा N2 प्लस इसकी अभिक्रिया हम किससे करा देंगे, हाइड्रोजन से करा देंगे। इसकी हम अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे तो हमें उत्पाद इसका क्या मिलेगा, इसका हमें मिलेगा अमोनिया NH3, 2NH3 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, तभी हमारी अभिक्रिया बैलेंस होगी। इस प्रकार से हमारी अभिक्रिया हो जाती है। इसके बाद चौथे नंबर पर आ जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो इस अभिक्रिया को हमें लिखना है। अभिक्रिया किससे कराना है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का हो जाएगा H2S, ये हो जाएगा H2S।
और प्लस में अपक्रिया किससे कराएंगे, ऑक्सीजन से, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाएंगे तो ऑक्सीजन का हो जाता है O2। हमें मिलेगा क्या, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। और क्या मिलेगा, हमें जल प्राप्त होगा H2O। अब ये अभिक्रिया बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम H2O को 2 से गुणा करा देंगे, 2 H2O ले लेंगे और SO2 में भी 2 से कर देंगे हम, SO2 में भी, और O2 में 3 से करा देंगे गुणा, तो ये हमारी अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 5 सॉल्व होता है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। 6 में दिया गया है निम्नलिखित का कारण बताइए। तो पहला पूछ रहा हमसे, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है तो क्यों किया जाता है। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे, हम लिखेंगे प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं। और दूसरे नंबर में हमसे पूछ रहा है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है तो क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड के रूप में इसलिए परिवर्तित किया जाता है क्योंकि ऑक्साइडों का अपचयन आसानी से हो जाता है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 6 सॉल्व होता है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 7 आ जाता है। 7 में हमसे पूछ रहा है, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। ये प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और आगे कह रहा है, सहसंयोजी आबंध के 2 गुणों को लिखिए। तो सबसे पहले हम उत्तर देखेंगे, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, वह रासायनिक आबंध जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों का सहभाजन होता है सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। इसके बाद हमें इसका लक्षण पूछा गया है तो हम सहसंयोजी आबंध के लक्षण लिखेंगे। इसके लक्षण में हम लिखेंगे, सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं के भीतर प्रबल आबंध होता है, और दूसरा लिखेंगे कि सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं के भीतर अंतराणुविक बल दुर्बल होता है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 7 का उत्तर हो जाता है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 7 के दूसरे वाले में। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो पहले ए में दिया गया है CH3 CH2 CHO। CH3 CH2 CHO का हमें बताना है कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो इसका IUPAC नाम होगा प्रोपेनल। और दूसरे वाले में बी वाले में है CH3 बॉन्ड CO बॉन्ड CH3। तो इसका हमें IUPAC नाम बताना है, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेनेन 2। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 7 का दूसरा यहाँ तक सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 7 के तीसरे प्रश्न पर। तीसरे प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, कठोर जल को साबुन के साथ उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। तो हमें इसमें झाग के निर्माण को समझाना है। तो इसमें हम लिखेंगे, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड के घुलनशील लवण होते हैं जो साबुन से अभिक्रिया कर अघुलनशील पदार्थ यानी स्कम बनाते हैं। इसी अघुलनशील पदार्थ स्कम के कारण झाग आसानी से नहीं बनता तथा साबुन अधिक मात्रा में उपयोग करना पड़ता है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 7 का उत्तर हो जाता है। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 का अथवा वाला दिया है, तो हम इसको भी आपको बता दे रहे हैं। अथवा में दिया है विकृत गंधिता। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित पर टिप्पणी करिए। टिप्पणी में है विकृत गंधिता। तो हमसे पूछा गया है कि विकृत गंधिता क्या है। तो विकृत गंधिता पर टिप्पणी हम इस प्रकार से लिखेंगे, हम लिखेंगे, तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध को बदल देते हैं, यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। इस प्रकार से हमारे पहले वाले का आंसर हो जाता है। अब दूसरे वाले में इनसे पूछ रहा है कि रेडॉक्स अपक्रिया क्या है। हमें रेडॉक्स अपक्रिया पर टिप्पणी लिखनी है। तो हम लिखेंगे, वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन एवं अपचयन दोनों एक साथ होती है रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। तो ये हमारा रेडॉक्स अपक्रिया हो जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है एस्टरीकरण अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो हम एस्टरीकरण अपक्रिया पर टिप्पणी लिखेंगे। हम लिखेंगे,
यह एक कार्बनिक अम्ल के मध्य एक प्राथमिक अल्कोहल के साथ एक अम्ल की उपस्थिति में एक एस्टर देने के लिए अभिक्रिया है। अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहा जाता है क्योंकि अभिक्रिया में परिणाम स्वरूप एस्टर बनता है, यानी जब अभिक्रिया पूर्ण होती है तो एस्टर का निर्माण होता है। औषधीय प्रयोजनों के लिए एस्टर निर्माण में एस्टरीकरण अभिक्रिया का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये भी प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 हमारा उपखंड नंबर 3 से शुरुआत होता है। प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बीच अंतर बताइए, इनके उदाहरण दीजिए। तो इनका हम अंतर इस प्रकार से लिखेंगे। हम लिखेंगे वह अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारणों द्वारा अपघटन हो जाता है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं, जैसे घरेलू कचरा, रुई, पट्टी, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, ये हमारे हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय। इसके बाद पूछ रहा है गैर जैव निम्नीकरणीय, तो इसका हम इस प्रकार से लिखेंगे। हम लिखेंगे वह अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं होता है अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, कांच, सिरिंज, ये कभी सड़ती नहीं है। इसके बाद कह रहा है इनके उदाहरण दीजिए, तो हमने इनका उदाहरण भी दे दिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 आ जाता है निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों को निम्नांकित कीजिए। तो यहाँ पर ये बी और सी डी करके दिया है, तो हमें बताना है कि ये वाले को क्या कहते हैं। तो ये वाला जो हमारा ये दिया गया है इसको कहते हैं पिनियल ग्रंथि, इसको कहते हैं पिनियल ग्रंथि। और बी वाला जो दिया गया है बी वाले को कहते हैं पीयूष ग्रंथि। और सी वाला है सी वाले को कहते हैं अवटु ग्रंथि। और जो डी वाला दिया गया है हमारा यहाँ पर, ये डी नंबर पर जो दिया गया है इसको कहते हैं थाइमस ग्रंथि। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिख देना है। और ये प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 में हमें एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर हमें इसका उत्तर देना है। अब क्योंकि बोर्ड परीक्षा का पैटर्न चेंज हो गया है तो हमें अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस गद्यांश को हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसका उत्तर दे देंगे। ये ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, आप लोग इसको पढ़िएगा, इसका आंसर आपका इसी में निकल आएगा। इसके बाद आ जाता है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में है मानव आहार नाल का चित्र बनाना है, आरेख बनाना है और उसके 2 भागों को निम्नांकित कीजिए, यानी नामांकित कीजिए। मुख ग्रसिका अमाशय छोटी हाथ, मतलब इसका चित्र बना के इसको स्पष्ट करना है। अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आप इसको कर लीजिएगा। स्त्री केसर का स्वच्छ एवं निम्नांकित आरेख बनाइए तथा उसमें परागनली की वृद्धि और बीजांड में प्रवेश करते हुए दिखाइए। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 11 हो जाता है। और ये सभी प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हमारा पेपर ये पूरा सॉल्व हो जाता है। और आप लोग अच्छे तरीके से इसको वीडियो को बार बार देख लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर, वायरल पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वर्ष परीक्षा में इसी से 100% प्रश्न आने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको हमारी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।